जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, भूगोल में आपके पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है, उन सभी कॉलेजों में आपके फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, एग्ज़ाम 2025-26 के लिए। और जो पेपर कोड होगा वो GEO 101 F होगा। ठीक है, DDU। और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे ये सिलेबस आपका लागू होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फिजिकल जियोग्राफी आपका मॉडल पेपर 1 है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जा रहा है। ठीक है, नवंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम एकदम शुरू हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपके पास केवल एक ही महीने का समय है, आज 4 तारीख हो गया है। नवंबर के सेकंड वीक से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये मॉडल पेपर 1 है। बाकी आप लोगों की तैयारी चल रही है। पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। MCQ एग्ज़ाम होगा उसका अलग से, बाकी जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी अलग से मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले मैं कई वर्षों से आप लोगों के लिए तैयारी करा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं बता दूं, शुरू के जो 4 या 5 क्वेश्चन हैं ये 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि 2022, 2023 और 2024 वाले एग्ज़ाम में भी ये आपके कहीं ना कहीं आए हुए थे। और ये जो 4-5 क्वेश्चन है ना, इसको लेकर के बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर होने वाला है। क्लास को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से ऐड किया इसमें। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम में केवल भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब चले मैं आपको यहाँ पर ध्यान से दिखा देता हूँ। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। जब पूछेगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका राइट आंसर होगा हिकेटियस। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका इसमें। चले अब पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय भूगोल के जनक हैं जेम्स रेनेल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। इसमें देखें चौथा क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 3 इसमें आपका टाइपिंग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्तमान भूगोल का जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है। जब भी वर्तमान भूगोल का जनक या फिर वर्तमान भूगोल का पिता पूछेगा, तब आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि व्यवस्थित भूगोल यानी फादर ऑफ सिस्टमैटिक जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका राइट आंसर होगा इरेस्टोस्थनीज। ठीक है ना, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेस्टोस्थनीज को। अब आपके सारे डाउट उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। ये 4 या 5 क्वेश्चन जो है ना आपके बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसे शुरू में रख दिया है ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम में अगर आ गए तो आसानी से आप अपना OMR शीट पर गोला लगा सकते हैं। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके MCQ ही एग्जाम होने वाले हैं। अगर रिटन एग्जाम होगा तो उसके लिए भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है, मैं आपकी तैयारी करा दूंगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चले 5वां क्वेश्चन क्या है। देखिए, 5वां क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से चट्टानों को तोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसमें 100% में से लगभग 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करके आए थे। पिछले साल ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2024 वाले एग्जाम में, लगभग 90% बच्चे गलत किए थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, और अपने एग्जाम में 1 नंबर अगर पाना है, 1.5 नंबर पाना है, तो ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलें देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पृथ्वी की सतह से चट्टानों को तोड़ने और
हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब भी पूछेगा कि चट्टानों को तोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को, तब आपका राइट आंसर होगा इसे अनच्छादन कहते हैं। यानी तोड़ने, यानी ये किसी के द्वारा तोड़ा जा रहा है, ठीक है, मशीनों से तोड़ रहे हैं या फिर हाथ से तोड़ रहे हैं, हथौड़े से तोड़ रहे हैं और उसे आप हटा रहे हैं, तो इसे अनच्छादन कहते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना और फूटना, बिखरना क्या कहलाता है, तब आपका अपक्षय राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को तोड़ने और उसे हटाने की प्रक्रिया को अनच्छादन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अपने आप जो चट्टान टूटते फूटते हैं और बिखरते हैं उसे अपक्षय कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हुए थे पिछले साल। ये 4 5 6 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हुए थे पिछले साल, तो इस बार आपके जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चले इसमें छठा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। भूगोल की निम्न शाखाओं में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? तो देखें इसमें जो जैव भूगोल है, ये आपका भौतिक भूगोल का क्या है, ये एक शाखा है जैव भूगोल का, ठीक है ना। जैव भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल का एक शाखा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां से डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, गुरुजी इसका डाउट क्लियर कर दीजिए, तो मैं वहां से आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी व्हाट्सअप मेरा नहीं बना है, मैं जल्द ही व्हाट्सअप बना करके आपको व्हाट्सअप का नंबर भी दे दूंगा। यदि आप मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, नहीं पता है तो अभी इंस्टाग्राम, फिलहाल इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। चले सातवां क्वेश्चन है, यह प्रक्रिया जो लगातार नई पपड़ी जोड़ती है, बताइए वह कौन सी प्रक्रिया है जो लगातार नई पपड़ी जोड़ती है? तो जो सागर तल का प्रसरण है ये लगातार क्या करता है, नई पपड़ी को पृथ्वी पर जोड़ता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भौतिक भूगोल का विषय वस्तु नहीं है? भौतिक भूगोल का विषय वस्तु नहीं है, देखिए पृथ्वी का सतही उच्चावच का अध्ययन ये भौतिक भूगोल का विषय है, ठीक है। समुद्र और महासागरों का भी अध्ययन भौतिक भूगोल का विषय है। वायुमंडल तत्व का अध्ययन भी भौतिक भूगोल का विषय है। यानी पृथ्वी की सतह पर जो मानव बस्तियों का अध्ययन होता है ये भौतिक भूगोल की विषय वस्तु नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है यहाँ पे कि किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक तेजी से घूमने वाले एक पिंड का निर्माण करते हैं? तो यह कहा था सर जॉर्ज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर आपका पूछा गया है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्जेस लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप रख लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे रख लीजिएगा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ की पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखें बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी जॉर्जेस लेमेत्रे ने किया था। उन्होंने 1927 में इसे पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया था और इस सिद्धांत का आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। ये सारे की पॉइंट जो हैं ये आप लोग बिल्कुल, जो पीडीएफ है ये आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे पीडीएफ आता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन और नोट्स ये सारे बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एक भी पैसा नहीं पे करना है, ठीक है ना। वहाँ से देखिए उसमें आंसर नहीं होता है जो मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ, इसलिए आंसर नहीं मैं देता हूँ, ताकि आप लोग क्लास कीजिए और रिवीजन कीजिए, तभी आपको याद होगा, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा गया कि पार्थिव ग्रहों का निर्माण किसके निकट ही हुआ है? पार्थिव ग्रहों का निर्माण, ठीक है। पार्थिव ग्रहों का जो निर्माण है ये आपका मूल तारा के निकट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अब इसमें भी कुछ की पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, आपके डाउट क्लियर होंगे। पार्थिव ग्रहों का निर्माण मूल तारा के निकट हुआ है जहां पर्याप्त गर्मी के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाती थी, ठीक है, और चट्टानें व धातुएं ही बच पाती थीं जो बाद में मिलकर स्थलीय ग्रहों का निर्माण करती थीं। क्लियर हुआ? चलें
क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आपका पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से किसकी बनी है। तो पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है ये आपका बना है निकल और लोहा से, ठीक है, Ne+Fe, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपका हिंदी में लिख करके नहीं देता है, इस तरह से डायरेक्ट आपका सिंबल बना के देगा, ठीक है, निकल और लोहा, ठीक है ना, फेरस, इस तरह से करके। तो ध्यान रखिएगा, दोनों मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरीके से पूछेगा तो अब आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत निकल और लोहा से बना है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। देखें, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जिसे कोर कहा जाता है, पूछता है आपके एग्जाम में, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है बाबू, ठीक है ना। मुख्य रूप से निकल और लोहे से बनी है, ठीक है, Ne+Fe से बनी है, ध्यान रखिएगा। इस परत को नीफे निकल और Fe यानी फेरस लोहा कहा जाता है, क्योंकि यह निकल और लोहे के तत्वों से बनी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की अनुमानित दूरी कितनी है। पृथ्वी की सतह से, ठीक है, यानी देखें ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है ना, ये हो गया आपका केंद्र। हम लोग यहाँ पे रहते हैं फर्स्ट वाले परत पे। अब ये पूछ रहा है यहाँ से, जहाँ से हम लोग रहते हैं और धरती के अंदर, ठीक है, धरती के अंदर यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इसका लगभग जो अनुमानित दूरी है ये लगभग आपका 4000 मील है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सर जॉर्ज एयरी कहाँ के निवासी थे। सर जॉर्ज एयरी इंग्लैंड के निवासी थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, सर जॉर्ज एयरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखें, सर जॉर्ज एयरी का जन्म हुआ था 27 जुलाई 1801 को, कहाँ हुआ था, एलनविक नॉर्थम्बरलैंड इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड तो मान लीजिए देश है, जो जगह का नाम है भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और मृत्यु उनकी हुई थी 2 जनवरी 1892 को, कहाँ, लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। इनकी शिक्षा क्या है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था, ठीक है, सर जॉर्ज एयरी ने। उन्होंने 1835 से 1881 तक रॉयल खगोल शास्त्री के रूप में भी काम किया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, एयरी के अनुसार हिमालय पर्वत किसमें तैर रहा है। तो सर जॉर्ज एयरी ने बताया था जो हिमालय पर्वत है ये मैग्मा में तैर रहा है, किसमें, मैग्मा में। जो मैग्मा यानी जो रेड कलर का होता है ना, ज्वालामुखी निकलती है, उसमें जो रेड कलर होता है उसे मैग्मा कहा जाता है। तो सर जॉर्ज एयरी कह रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो किसमें तैर रहा है, मैग्मा में, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से तैराव सिद्धांत किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैराव सिद्धांत, ठीक है। तैराव सिद्धांत किससे संबंधित है, तैराव सिद्धांत सर जॉर्ज एयरी से संबंधित है। आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है, तैराव यानी तैर रहा है, तैर रहा है। तो सर जॉर्ज एयरी ने क्या कहा था, हिमालय क्या है, मैग्मा में तैर रहा है। तैराव सिद्धांत सर जॉर्ज एयरी, अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ लेना है इसे। देखें, मुख्य रूप से तैराव सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइसोटेस्ट, ठीक है, एयरी से संबंधित है। इसे स्थिति सिद्धांत या भू संतुलन सिद्धांत भी कहते हैं। सर जॉर्ज एयरी का मानना है कि पृथ्वी की ऊपरी परत यानी जो क्रस्ट है एक ही घनत्व वाले हल्के पदार्थ की बनी है, लेकिन इसकी मोटाई अलग अलग है, यानी ऊंचे भूभाग जैसे पर्वत नीचे अधिक गहराई तक फैले हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी में तैरने वाले विभिन्न मोटाई के लकड़ी के टुकड़े, इसे समान घनत्व भिन्न गहराई का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। चले, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्षतिपूर्ति तल या समस्थिति तल की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की। क्षतिपूर्ति तल या फिर समस्थिति तल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्षतिपूर्ति तल डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना किसने दी थी, या फिर पूछेगा समस्थिति तल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। ध्यान रखना है, डटन ने प्रस्तुत की थी क्षतिपूर्ति तल या समस्थिति तल की संकल्पना को, ठीक है। अब ये डटन क्या है, डटन कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, ठीक है।
देखें डटन, ईसी डटन 1898 सर्वप्रथम क्षतिपूर्ति तल या समस्थिति तल की संकल्पना प्रस्तुत की थी। बाद में सर जॉर्ज एयरी और प्राट ने इस पर अपने अपने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, क्षतिपूर्ति तल और समस्थिति तल पर इसमें सर एयरी और प्राट ने भी अपने अपने जो सिद्धांत दिए थे वो ध्यान में रखना है, और इनके सिद्धांत भी अलग अलग थे। जैसे सर जॉर्ज एयरी ने जो क्षतिपूर्ति तल या समस्थिति तल का सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था मोटाई में अंतर, ठीक है, रूट थ्योरी दी थी इन्होंने। प्राट ने घनत्व में अंतर बताया था, यानी डेंसिटी थ्योरी दी थी। डटन ने क्षतिपूर्ति तल या समस्थिति तल का सामान्य विचार बताया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे पूछा गया है भू संतुलन शब्द का प्रयोग। ठीक है, भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द का सबसे पहले डटन ने प्रयोग किया था। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब ध्यान से पढ़ेंगे आगे, इसमें थोड़ा सा देखें। भू संतुलन आइसोस्टैसिस शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक क्लेरेंस डटन, आपके एग्जाम में पूछता है क्लेरेंस डटन किस देश के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, 1889 में किया गया था। क्या किए थे इन्होंने? इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डटन ने। कब किया था? 1889 में। ठीक है, उन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग पृथ्वी की पपड़ी में संतुलन और सामग्री वितरण की व्याख्या करने के लिए किया था। ठीक है, अब भू संतुलन सिद्धांत क्या है? ध्यान से देखेंगे। भू संतुलन सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की पपड़ी यानी जो सियाल है, इसका कम घनत्व वाला भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग से अधिक यानी सघन मैग्मा सीमा के ऊपर तैरता है, जिससे संतुलन बना रहता है। डटन का योगदान क्या रहा? तो डटन ने 1889 में भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, संतुलन स्थिति को दर्शाया था उन्होंने। पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार और मैदान जैसी ऊंचाइयों के बीच मौजूद होती है। ये सारी चीज़ें आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं भी आपको बताते चलूँगा। ठीक है, चलें, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके कई वर्षों से लगातार आ रहा है एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है। देखिए, पूछा गया है कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार और मैदान ये तीनों शामिल होते हैं। इंसेलबर्ग आपका तृतीय श्रेणी उच्चावच में शामिल होता है, द्वितीय श्रेणी में ये नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहाँ नहीं आता है, तो राइट आंसर आपका इंसेलबर्ग है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में क्या क्या आते हैं आपको ये जानना आवश्यक है, और आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। हो सकता है इसमें द्वितीय पूछा है, ठीक है, तृतीय पूछ सकता है, द्वितीय पूछ सकता है, प्रथम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी पूछेगा कि पृथ्वी के प्राथमिक उच्चावच में कौन कौन से शामिल हैं, तो महाद्वीप और महासागर ये पृथ्वी के प्राथमिक उच्चावच में शामिल होते हैं। तो पृथ्वी के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार और मैदान शामिल होते हैं। पृथ्वी के तृतीय श्रेणी के उच्चावच में इंसेलबर्ग, पहाड़ियाँ, घाटियाँ और डेल्टा आदि शामिल होते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, पूछा गया है कि संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश है। संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए, संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश व्युत्क्रम भ्रंश है, क्योंकि व्युत्क्रम भ्रंश में दो शैल खंड एक दूसरे के विरुद्ध संपीड़ित होते हैं, जिससे एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है और पृथ्वी के पटल में सिकुड़न होती है। मान लीजिए ये एक खंड है, ये दूसरा खंड है, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसे व्युत्क्रम भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसमें जो फोर्स लगता है इसे संपीड़न बल कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलें, अब यहाँ से देखें, पूछा गया आपके एग्जाम में, ये भी आपके एग्जाम में पूछा था पिछले साल कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है। तो जब क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो जो उसका तापमान होता है वो घटता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब थोड़ा सा क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो मैं की पॉइंट बताता हूँ, लगभग इसमें से 70% क्वेश्चन आपके इसी में से आते हैं, की पॉइंट में से। तो की पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का दबाव और घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो हवा का दबाव और घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पतन दर कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही लगभग सभी मौसम होते हैं और ज़्यादातर बादल दिखाई देते हैं। चले देखें, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 8 से 20 किलोमीटर होती हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल और वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल में मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं होती हैं, बादल, बारिश, तूफान, ठीक है, ये सारी चीज़ें, चक्रवात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, प्रदूषण है, ये सभी क्या है, जलवायु परिवर्तन इसी के कारण तो हो रहा है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं, ये अपसारी प्लेट जो होते हैं रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, रचनात्मक प्लेट क्या है। रचनात्मक प्लेट किनारे वे प्लेट किनारे होते हैं जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही होती हैं। इन किनारों को अपसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। इन किनारों पर कई तरह की भू आकृतियां बनती हैं, जैसे कि दरार, घाटियां, समुद्री खाइयां और पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे पूछा गया है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड वेगनर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे। वेगनर एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1912 में इस सिद्धांत को रखा था। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लघु यानी माइनर प्लेट नहीं है। तो देखें, इसमें जो अंटार्कटिक है ये आपका लघु माइनर प्लेट नहीं है। बाकी अरब, फिलीपीन और नजका, ये तीनों आपके लघु प्लेट हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। तो हिमालय पर्वतों के साथ जो भारतीय प्लेट की सीमा है ये आपका अपसारी सीमा कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्लेट का हिस्सा नहीं है। मुख्य प्लेट का हिस्सा, इसमें देखें फिलीपीन प्लेट जो है ये मुख्य प्लेट का हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीनों है बाबू, आपको ध्यान में रखना है इन तीनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत क्रोड में समाहित है। तो लगभग 30% क्रोड में समाहित होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अब ध्यान से इसमें पढ़ लीजिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे यहाँ से। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 30% से ज़्यादा हिस्सा क्रोड में समाहित है। पृथ्वी के बारे में कुछ और रोचक बातों को आपको जान लेना है, यानी पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा क्रोड है। ठीक है, पृथ्वी के मेटल का आयतन 84% और द्रव्यमान का लगभग 70% है। पृथ्वी के क्रस्ट का द्रव्यमान 1% से भी कम है। ये आपका एग्जाम में पूछ चुका है एक बार। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, ये भी पूछ चुका है, 5.5। भू प्रॉपर्टी का घनत्व भी पूछ चुका है आपके एग्जाम में, इसका 3.0 है। पृथ्वी के करोड़ का घनत्व कितना है, ये भी आपसे पूछ चुका है एग्जाम में, 11 से ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी के करोड़ में कितने भाग होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। 2 भाग होते हैं, एक होता है बाहरी करोड़, एक होता है आंतरिक करोड़। ठीक है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है ये वाला। पृथ्वी के करोड़ के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, यानी पृथ्वी का जो करोड़ होता है, मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लोहा से और निकल से। ठीक है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। Ni और Fe इसे जोड़ेंगे तो नीफे हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के करोड़ की खोज ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है, के बुलेन ने साल 1936 में की थी। ठीक है, पृथ्वी के करोड़ में भूकंप की द्वितीय लहरें
यस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि पृथ्वी के क्रोड में भूकंप की कौन सी लहरें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, द्वितीयक लहरें या फिर एस तरंगे आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव मत के अनुसार कौन सी पृथ्वी की परत सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है। अभिनव मत के अनुसार जो कोर होता है ये पृथ्वी के सबसे अधिक गहराई में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ वेगनर लिखा है, वेगनर है। ठीक है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जलीय भाग को कौन सा नाम दिया गया था। तो जलीय भाग को पैंथालासा नाम दिया गया था। ठीक है, वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में जो जलीय भाग था इसको पैंथालासा कहा गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा इसे। देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत 1912 में पेश किया था। वेगनर एक प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भौगोलिक विषय का केंद्र बिंदु भूगोल की किस शाखा को कहते हैं। तो भूगोल की भौतिक भूगोल की शाखा को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है। मैंने बताया ना प्रथम द्वितीय और तृतीय कौन कौन से आपके सम्मिलित है, मैंने बताया काफ़ी विस्तार से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आपका इंसेलबर्ग शामिल नहीं होता है, क्योंकि इंसेलबर्ग आपका तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आपका शामिल होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ यहाँ से। मैंने कहा था कि आगे मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में उच्चावचों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागरीय बेसिन है, ऊपर मैंने बताया है जो, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान और झील शामिल होती हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में सरिता, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद आदि के कारण बनी जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, इसे तृतीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आगे आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब किसी भी तरीके से पूछेगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसमें जो अधिवास भूगोल है यह भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, मानव भूगोल की शाखा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत है। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो भूकंप है, तापमान है, घनत्व है, ये सभी क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्राकृतिक स्रोत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेटल की कोर से विभाजित करने वाली असंबद्धता है। मेटल की कोर से विभाजित करने वाली जो असंबद्धता है ये गुटेनबर्ग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ठीक है, देखें मेटल को कोर से अलग करने वाली असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंतत्यता कहते हैं। यह सतह से करीब 2900 किलोमीटर नीचे स्थित है। पृथ्वी की कुछ और असंबद्धताएं और उनके जो काम हैं आप लोग जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मोह असंबद्धता क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच की सीमा बनाती है। यह क्रोएशिया के भूकंप विज्ञानी एंड्रीजा मोहरोविसी के नाम पर रखी गई है। ठीक है, कॉनराड असंबद्धता, जो कॉनराड असंबद्धता है ये ऊपरी और निचली क्रस्ट को अलग करती है। रेपेट्टी असंबद्धता जो है ये बाहरी और आंतरिक मेटल को अलग करती है। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है, मोह असंबद्धता, कॉनराड असंबद्धता और रेपेट्टी असंबद्धता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का निर्माण होता है। लोयस का निर्माण पवन से होता है, यानी हवा से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है। बरखान का जो निर्माण होता है ये पवन यानी हवा के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है, गारा स्थलाकृतियाँ कहाँ मिलती है। जो गारा स्थलाकृति है ये आपका पाई जाती है मरुस्थलों में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत यानी किस कारक द्वारा होता है। तो यह आपका हवा के द्वारा
गारा यानी छत्रक शिला का निर्माण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यानी देखें जो बालू वगैरह आप लोग देखे होंगे, बालू जो उड़ करके इस तरह से इस तरह से इस तरह से होता है, या फिर एक जगह इकट्ठे होकर इस तरह से टीला बना होता है बड़ा सा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके हवा से बनती हैं, हवा के द्वारा बालू उड़ा करके ये सारी चीज़ें निर्माण होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक का निर्माण किससे होता है? सीक का निर्माण भी पवन से होता है, यानी हवा के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है पवन की अपवाह, ठीक है, पवन की अपवाहन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मरुस्थलीय गड्ढों को कहा जाता है। तो इन गड्ढों को वात गर्त कहा जाता है, ठीक है। पवन की अपवाहन क्रिया के फलस्वरूप जो मरुस्थली गड्ढे बनते हैं उसे वात गर्त कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सहारा में बालूका स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? जो सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना, उसमें जो बालूका स्तूप बने हैं या फिर बालूका स्तूप हवा के द्वारा बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बरखान क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। देखें, सहारा में पाए जाने वाले बालूका स्तूपों को बरखान या बरचन कहते हैं। ये अर्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले होते हैं और इनका निर्माण मुख्य रूप से एक दिशा से आने वाली हवा से होता है। बरखान शब्द का नामकरण रूसी प्राकृतिक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वॉन मिडडार्फ ने किया था, ठीक है। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि बरखान नाम जो है किसने दिया था? तो ये एक रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन मिडडार्फ, ठीक है। बालूका स्तूप को टिब्बा भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो यह आपका बालसन के नाम से जानी जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी पेटी है ये परिप्रशांत पेटी में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह क्षेत्र घोड़े की नाल की तरह करीब 40,000 किलोमीटर में फैला है। इसमें दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे के देशों में भी कई ज्वालामुखी हैं। इनमें जापान, इटली, फिलीपींस, इक्वाडोर जैसे देश शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है अनाज छादन में सम्मिलित है। अनाज छादन में अपक्षय और अपर्दन शामिल होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। अनाच्छादन अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, ठीक है। ऊपर जब मैं शुरुआत किया था क्लास में, तो क्लास में मैंने बताया अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन मैंने नहीं पढ़ाया है, तो अपर्दन आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में से। बाकी अनाच्छादन और अपक्षय को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया कहलाती है। देखें आ गया ना क्वेश्चन, यदि चट्टान अपने जगह पर टूटता फूटता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, ठीक है। यदि चट्टानों को तोड़ने फोड़ने और उसे हटाने की प्रक्रिया पूछेगा तो उसे अनाच्छादन कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखें, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय की वजह से चट्टानें घिसती हैं और टूटती हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों और खनिजों पर असर डालती हैं। अपक्षय के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी, बर्फ, अम्ल, लवण, पौधे, जानवर, तापमान में बदलाव, हवा, ठीक है। अपक्षय की दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है भौतिक अपक्षय, एक होता है जैविक अपक्षय। यह आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि अपक्षय की कितनी क्रियाएं होती हैं? दो क्रियाएं, ठीक है। कौन कौन सी? भौतिक और जैविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात शक्ति नहीं है? तो अंतर्जात शक्ति नहीं है, इसमें जो अपक्षय है यह अंतर्जात शक्ति नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ये तीनों हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 28 नंबर आपसे पूछा जा रहा है 10,000 धुआरों की घाटी, ए वैली ऑफ स्मोक
पाई जाती है। ठीक है, ये इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10,000 धुओं की घाटी या फिर इसे वैली ऑफ स्मोक किसे कहा जाता है, ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना है। अलास्का को वैली ऑफ स्मोक कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ध्यान में रखना है, देखिए 10,000 धुओं की घाटी वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स अलास्का के कटमाई नेशनल पार्क में है। यह घाटी माउंट कटमाई ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बनी थी। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थाई पवन नहीं है। अस्थाई पवन कौन सा नहीं है? ब्रिक फिल्डर अस्थाई पवन नहीं है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, कोपेन ने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। कोपेन एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और इन्होंने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने प्रदेशों में बांटा है इन्होंने? तो इन्होंने विश्व को कुल 5 प्रदेशों में बांटा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। कोपेन बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रहे हैं। कई सारे सवाल इनसे आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखें, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना जलवायु को 5 मुख्य जलवायु समूहों में विभाजित करती है। पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है शुष्क, तीसरा है समशीतोष्ण, चौथा है महाद्वीपीय और पांचवा है ध्रुवीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय में गर्म और आर्द्र जलवायु आते हैं, शुष्क में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु आते हैं, समशीतोष्ण में गर्मी, ठीक है, गर्म गर्मी और ठंडी सर्दी वाली जलवायु, महाद्वीपीय में ठंडी सर्दी और गर्म गर्मी वाली जलवायु होती है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। और ध्रुवीय में आपके ठंडी और शुष्क जलवायु होती है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोपेन ने मानसूनी जलवायु के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया? तो इन्होंने एम शब्द का उपयोग किया था, बड़ा ए और छोटा वाला एम। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ और संकेत और उनके मतलब ये रहे, यानी एफ, ठीक है, एफ इस तरह से दर्शाया जाता है, शुष्क मौसम नहीं है। डब्लू माने सर्दियों का शुष्क मौसम, एस माने गर्मियों का शुष्क मौसम, और ए बी सी डी तापमान की गंभीरता को दर्शाते हैं। और बड़ा ए बी सी डी बड़े अक्षरों का इस्तेमाल 5 प्रमुख जलवायु समूहों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो ऊपर मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि महान हिमकाल किसे कहते हैं। महान हिमकाल कहा जाता है प्लीस्टोसीन युग को। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो इसमें देखिए तापमान जो होता है ये जलवायु के वर्गीकरण पूछा ना, तो ये आधार नहीं होता है तापमान। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वर्षा, वनस्पति और पवन ये जलवायु वर्गीकरण के आधार होते हैं, तापमान नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है। चिनूक क्या है? ये एक प्रकार की हवा है, वायु है। तो ये वायु है तो किस देश की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्थानीय पवन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चिनूक हवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी आंतरिक भाग में चलती हैं। ये हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती हैं और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैथोलिथ का निर्माण होता है। बैथोलिथ का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, वेगनर के अनुसार किस काल में पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ? तो वेगनर के अनुसार पैंजिया का जो विभाजन है यह हुआ था कार्बोनिफेरस काल में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश से कौन सा अक्षांश संबंधित है? अश्व अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो देखें, जोंडा आपका स्थानीय पवन नहीं है, ये तीनों हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन है? ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है?
तो फ्राइजेम आपका ठंडी स्थानीय पवन है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कोपेन ने स्टेपी प्रदेश को किस संकेताक्षर से स्पष्ट किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BS से स्पष्ट किया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने मरुस्थलीय प्रदेश को किस संकेताक्षर से स्पष्ट किया है। तो BW से किया है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल शुष्क होती है, इस सेतु का क्या संकेताक्षर है। तो इसका संकेताक्षर है CS, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोपेन की भांति यह किसने माना कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है। तो यह माना है तिवार्था ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलन में ऊंचे उठे भाग को कहते हैं, बलन में ऊंचे उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं, और बलन में नीचे झुके हुए भाग को अभिनति कहते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। ऊपर ऊंचे उठे हुए भाग अगर पूछेगा तो अपनति, नीचे झुके हुए भाग को अभिनति कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए, बलन के कारण जो चट्टानें होती हैं ये ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं, वही चट्टानों के नीचे घुसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। ठीक है, भूविज्ञान में वलन और भ्रंश शब्द पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली बदलावों को बताते हैं। बलन के कारण चट्टानों में लहरदार मोड़ पड़ जाती हैं, वहीं भ्रंश एक पृथक तल होता है जो तब बनता है जब पृथ्वी की चट्टानें एक दूसरे से आगे बढ़ती हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।